कन्हैया कुमार की चार्जशीट पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ देशद्रोह का आरोप हास्यास्पद है। अगर राजद्रोह का आरोप लगाने में 3 साल और 1200 पेज लगते हैं तो ये सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। जांच टीम में शामिल कितने लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और इस धारा पर कानून से अवगत हैं या उन्होंने इसे पढ़ा भी है। धारा 124A जैसे प्रावधान को लोकतांत्रिक गणराज्य के कानूनों में स्थान मिलने पर बहस होनी चाहिए। कन्हैया की चार्जशीट को लेकर चिदम्बरम के हमले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। देशद्रोह के कानून पर बहस होनी चाहिए, देशद्रोह पे बहस नहीं होनी चाहिए। जो लोग देश पे द्रोह का काम कर रहे हैं उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। क्या ये कांग्रेस के लोग किस तरह का तर्क और कुतर्क लेकर आते हैं? उस समय जो कुछ भी हुआ था उससे देश बहुत ही दुखी था, देश के लोग दुखी थे। आप कैसे कह सकते हैं आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाली बात, आप कैसे देश के तोड़ने वाली बात कर सकते हैं? तो इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। अब इससे पहले होता तो कहते 3 राज्यों के चुनाव से पहले हो गया, फिर उससे पहले होता तो कहते 6 राज्यों के चुनाव से पहले हो गया। तो ये देश तो चुनाव का देश है, तो क्या कानून अपना काम करना बंद कर दे? इधर नहीं, अरे इस साइड पे वो पीछे उनको दिक्कत जाएगी। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा जन्मदिन है और हर वर्ष पूरे देश में मेरे जन्मदिन को बीएसपी के लोग पार्टी स्तर पर व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की रही सरकार द्वारा भी हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व उनके मानवतावादी मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे विभिन्न स्तर पर व बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाते हैं तथा जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की हुई है और इसी जन भावना के तहत मेरे जन्मदिन को मनाने के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के तमाम अनुयायी अपने अपने क्षेत्रों में अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय, बीमार व अन्य अति जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं और जिनके हित व कल्याण के लिए हमारी पार्टी हमेशा ही गंभीर, तत्पर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी विदित है कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के खास मकसद से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ ही विमोचन भी किया जाता है, जो आज भी किया जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का व शुभ चिंतकों का भी, जो आज मेरा जन्मदिन जिस भी रूप में व जिस भी स्तर पर मना रहे हैं, तो उन सब का मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ तथा इस मौके पर भी मैं उन्हें नव वर्ष सन 2019 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश में
शीघ्र ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में आबादी व सीटों की संख्या के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे खास ध्यान में रखकर ही आज में ऐसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टेट में बने इस गठबंधन को देश व जनहित में कामयाब बनाने के लिए बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश व आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा और यही उम्मीद मैं देश के अन्य राज्यों में भी अपने पार्टी के लोगों से करती हूँ। इसके साथ ही चुनाव को लेकर जिन कुछ और राज्यों में भी हमारी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है, तो उनसे भी मैं यही तोहफे की उम्मीद करती हूँ। और अब मैं इस चुनाव को खास ध्यान में रखकर देश व जनहित में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब बरसों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में भी अधिकांश या कांग्रेस पार्टी ने ही एक छत्र राज किया है। लेकिन इस दौरान इनकी रही सरकार के खासकर गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इन लोगों का सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिससे दुखी होकर ही फिर मजबूरी में हमें इनके हितों में दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से पार्टी भी बनानी पड़ी है। हालांकि हमारी पार्टी के बनने के पूर्व में व बाद में भी अब तक अनेकों पार्टियां बन चुकी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियों की सोच व कार्यशैली हर मामले में व हर स्तर पर अभी तक भी हमें कांग्रेस पार्टी की ही तरह देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों की स्थिति में अभी तक भी कोई खास सुधार व परिवर्तन आदि नहीं आया है। और इनमें से किसान लोग तो पूरे देश में यहाँ सबसे ज्यादा दुखी हैं और इस बात का ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में हुए विधानसभा आम चुनाव के जो परिणाम आए हैं, तो उनमें से खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब, मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाले अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल
ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की अभी अभी बनी इन तीनों अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकारों पर तत्काल ही उंगली उठनी शुरू भी हो गई है और इनकी सरकारों के मंशा के संबंध में वहाँ पहला सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ बनी इन नई सरकारों ने किसानों की कर्ज माफी की सीमा दिनांक 31 मार्च 2018 की यानी कि 9 महीने पहले की तिथि क्यों निर्धारित की गई है। अर्थात इन्होंने ये सीमा दिनांक 17 दिसंबर सन 2018 की जब इनकी नई सरकार बनी है तब तक की कर्ज माफी की सीमा क्यों नहीं रखी गई है। इसके साथ ही इन्होंने जिन सख्त शर्तों के आधार पर किसानों का केवल 2 लाख रुपए तक का ही कर्जा माफ करने की जो बात कही है तो उससे यहाँ किसानों को इस मामले में कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी किसानों के कर्ज को लेकर जमीनी हकीकत ये है कि पूरे देश में छोटे व मझोले तथा बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान जो यहाँ सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, तो ये लोग कर्जा लेने को लेकर आए दिन नए नए बने सख्त नियमों व कानूनों से तंग आकर सरकारी व सहकारी बैंकों आदि से कर्जा बहुत कम लेते हैं, बल्कि वास्तव में ये लोग लगभग 70% कर्जा फिर मजबूरी में काफी अधिक ब्याज पर अपने गांव व इलाके के ही बड़े बड़े साहूकारों व धन्ना सेठों से ही लेते हैं, जिनकी कर्ज माफी के लिए केंद्र व किसी भी राज्य के सरकार ने अभी तक भी कोई नीति नहीं बनाई है। जो इस समय ये लोग हमें सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं, जिनकी भी कर्ज माफी के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को कुछ न कुछ ठोस नीति जरूर बनानी चाहिए, वरना इन 70% के करीब किसानों को कभी भी यहाँ अपने कर्जे से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो किसान लोग केवल सरकारी व सहकारी बैंकों आदि से ही कर्जा लेते हैं, तो उनके मात्र थोड़े से कर्ज को माफ करने से इनको पूरे तौर से कर्ज से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बल्कि सही मायने में इनके हितों में सरकार को इन्हें एक बार इनकी पूरी कर्ज राशि को ही माफ करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे, वरना ऐसा ना किए जाने पर फिर यहाँ कर्जदार किसानों की मुश्किलें कभी भी खत्म होने वाली नहीं है और फिर आए दिन पूरे देश में कोई ना कोई किसान यहाँ आत्महत्या जरूर करता रहेगा। इसके साथ ही किसानों के हितों को लेकर यहाँ हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि किसानों के एक बार सभी कर्जे माफ किए जाने के साथ साथ फिर इनको आगे किसी से भी कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए भी केंद्र व राज्य सरकारों को इनकी किसानी से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने व खासकर इनकी सभी फसलों का इन्हें समय से व पूरा उचित दाम मिल सके, तो इन मामलों में भी इनको अपनी सरकारों की कुछ न कुछ ठोस व प्रभावशाली व स्थायी नीति जरूर बनानी होगी। हालांकि इस संबंध में पूरे देश के किसानों का ये कहना है कि केंद्र की सरकार यदि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरे तौर पर मानकर व उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करती है, तो फिर खेती व किसानी आदि से जुड़ी इस गंभीर समस्या का संतोषजनक समाधान जरूर निकल सकता है, जिस पर केंद्र व राज्य सरकारों को आपस में मिलकर पूरी गंभीरता के साथ अवश्य ही विचार विमर्श करके इस मामले में एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, जो कि ये किसानों की खास मांग भी है, जिससे हमारी पार्टी पूरे तौर से सहमत भी है। इनके अलावा पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जो लोग भूमिहीन हैं और दूसरों की जमीन पर भी खेती नहीं करते हैं और वे इसके स्थान पर अन्य और छोटे मोटे कार्य करते हैं, जिनको करने के लिए इन्हें भी थोड़ा बहुत कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन इनकी कर्ज माफी के लिए भी
केंद्र व राज्य सरकारें अभी तक हमें बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आती हैं, जबकि किसानों के साथ साथ इन वर्गों के मामले में भी उत्तर प्रदेश में हमारी रही सरकार ने अनेकों ठोस कदम उठाए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इनकी बिना पूरी तैयारी के वे काफी जल्दबाजी में इनके खासकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो अब यहाँ इन लोगों की और भी ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी अभी भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आओ पुष्प पुनि लागी विशेष जुहार। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से मुझे एक बार फिर आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। ओडिशा के लोगों का यह स्नेह मुझे बार बार यहां खींच करके ले आ रहा है। दो 2020-22 अनेक संकल्पों को लेकर के पिछले 3 सप्ताह में तीसरी बार मैं आपके बीच आया हूं। आज भी आप मैं सर झुका करके नमन करता हूं। ये अंचल सारस्वत साधक तथा युग पुरुष संत कवि भीमभोई, स्वभाव कवि गंगाधर महर, महान स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साय, माधो सिंह एवं हाथी सिंह को नेई गर्वित। फेरी आंचल 8 गांव जमींदार धर्म सिंह मांधाता, रैंडा माजी, गुरवारी महर, पार्वती गिरी, आओ सालिया, आओ पणिमुरा के संग्रामी मानको नेई गर्वित। मैं इन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। साथियों, ये बारंगीर के सपूत अच्युतानंद साहू को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनको कायर नक्सलियों ने अपनी हिंसा का निशाना बनाया और अभी देश की सेवा करते करते अपने नौजवान बेटे को राष्ट्र को अर्पित किया। ऐसे वीर माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं। दूरदर्शन के माध्यम से देश के लोकतंत्र की तस्वीर दिखाने में जुटे इस युवा साथी की मृत्यु बहुत ही दुखद थी। ऐसे ही बलिदानों ने हिंसा के इस दौर को खत्म करने के हमारे संकल्प को और मजबूत किया है। बहनों भाइयों, ये पावन पवित्र महीना है। विशेष रूप से सूर्य देव की उपासना का ये महीना है और ओडिशा तो साक्षात सूर्य देव की ही तो धरती है। कोणार्क से निकली रोशनी
पूरे भारत को सदियों से रोशन करती रही है। इस पवित्र अवसर पर थोड़ी देर पहले ओडिशा के विकास से जुड़ी 1500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास मैंने किया है। इसी के साथ एक महीने के भीतर भीतर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम या तो शुरू हुआ है या फिर लोकार्पण हो चुका है। मैं उड़ीसा के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी ने कल्पना की है कि भारत सरकार इतने कम समय में उड़ीसा में 20,000 करोड़ रुपए के काम, आप कल्पना कर सकते हैं? जरा आप याद रख के बताओगे कितना काम? 20,000 करोड़। कितना 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 20,000 करोड़ रुपया उड़ीसा के अंदर विकास में लग जाए। विकास की इस रफ्तार के लिए, नए ओडिशा के निर्माण की इस नई धारा के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये तमाम परियोजनाएं कैसे यहां के जीवन को आसान बनाएगी, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, इन पर बात करने के साथ ही मैं कुछ सवाल आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। ये सवाल हमारी अस्मिता से जुड़े हैं, हमारी आजीविका से जुड़े हैं। आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? मेरे सवाल आप तक पहुंच रहे हैं? सवाल पूछूं? साथियों, आप मुझे बताइए, भारत सांस्कृतिक रूप से दुनिया का सिरमौर है कि नहीं है?